के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, अर्नब को मानहानि का नोटिस, पैसे नहीं दिए तो खबर दिखाई, 3 महीनों तक टीवी चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग पर लगी रोक, मुस्लिम रेजिमेंट का झूठ फैलाकर सेना को बांटने की साजिश, बंगाल में दुर्गा पूजा को भुनाने में जुटे टीएमसी और बीजेपी, शिवसेना ने मोदी से कहा राज्यपाल कोश्यारी को हटाइए। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश, हम जानते हैं कि गोदी मीडिया का चरित्र क्या है, वो किस तरह से खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, विकृत करता है, देश को गुमराह करता है। ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और फिर अपनी मनचाही सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए आप ये कदम जरूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बड़ी खबरों के विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर लेते हैं। क्या अर्नब गोस्वामी और उनके रिपब्लिक चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में खबरें न दिखाने के लिए पैसों की मांग की थी, या फिर ये कहें कि पैसे या आर्थिक फायदा नहीं पहुंचाने पर उन्होंने इस मामले में फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संदीप सिंह को निशाना बनाया था? संदीप सिंह की माने तो इस प्रकरण में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी और पैसे नहीं देने पर उनके खिलाफ तथ्यहीन खबरें चलाई गईं और उनकी छवि खराब की गई। संदीप सिंह की तरफ से इस संबंध में प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और चैनल को 200 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा गया है। संदीप सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिल्म बना चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अलीगढ़, भूमि और सरबजीत फिल्में भी बनाई हैं। संदीप सिंह ने दावा किया है कि इस समाचार चैनल ने उनको आपराधिक इरादे और जबरन वसूली के उद्देश्य से कई संदेश भेजे हैं। संदीप सिंह ने यह आरोप भी लगाया है कि इस समाचार चैनल के अधिकारियों में से एक उनके संपर्क में था और उसने उनसे कहा था कि जब तक वो वित्तीय रूप से चैनल को लाभ देने के लिए सहमत नहीं होंगे तब तक उनके खिलाफ खबरें चलाई जाएंगी, और ऐसा हकीकत में हुआ भी। वहीं एक दूसरी खबर में टीआरपी स्कैम के मामले में रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसने इस याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। कोर्ट ने चैनल से कहा है कि जांच का सामना कर रहे एक आम नागरिक की तरह आप भी बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए। इसके बाद रिपब्लिक टीवी ने अपनी याचिका वापस ले ली। तो 2 चीजें हैं। रिपब्लिक टीवी के बारे में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अभी तक तो ये पता था कि ये खबरों को सनसनीखेज बनाते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, खबरों को तोड़ते मरोड़ते हैं, सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा करता है। फिर पता चला कि नहीं, ये टीआरपी के घोटाले में भी शामिल है। और अब ये नई खबर आई है जिसमें यह है कि वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, भया दोहन करते हैं, पैसे मांगकर खबर दिखाने या खबर न दिखाने का सौदा भी करते हैं। अब ये आरोप कितना सही है ये हमें पता नहीं, लेकिन संदीप सिंह ने अगर ये नोटिस भेजा है 200 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करने जा रहे हैं वो, तो निश्चित रूप से उनके पास कुछ ऐसे पुख्ता प्रमाण होंगे, ऐसी जानकारियां होंगी, ऐसे सबूत होंगे जिनसे वो ये साबित कर पाए अदालत में कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तो ये एक बड़ा मामला है। अब पूरे रिपब्लिक टीवी का चरित्र धीरे धीरे और भी खुलकर सामने आ रहा है। उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी का चरित्र सामने आ रहा है कि वो किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं और किस तरह से अपने चैनल को चला रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज जो हुई है, टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर। मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है इसको रोकने के लिए। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें राहत दी थी, 2 बार राहत दी थी, और उनकी ही तरह के सोच वाले अमीश देवगन को भी राहत दी थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पर सवाल भी उठे थे। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया है। उन्होंने कहा कि एक पूरा रास्ता है, उसको पहले तय कीजिए, पहले आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए, हम हाई कोर्ट को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और साथ ही
इस मामले पर जब सुनवाई हुई तो मुंबई पुलिस ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा वो भी बताता है कि रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी की टीम आखिरकार किस तरह से स्कैम को दबाने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस का आरोप है कि वो जो दर्शक हैं जिनको पैसे दिए जाते थे उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है, गवाहों को धमकाने की कोशिश की जा रही है रिपब्लिक टीवी की तरफ से। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि दर्शक वर्ग को समझना चाहिए, दर्शकों को समझना चाहिए कि इस चैनल का, इस चैनल के संपादक का, इस चैनल के मालिकों का और इस चैनल को सपोर्ट करने वाले लोगों का चरित्र किस तरह का है। अगली खबर का रुख करते हैं। टीआरपी रेटिंग में घपला करने और पैसे देकर मनमाफिक रेटिंग का जुगाड़ करने के आरोपों के बीच रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने एक अहम फैसला लिया है। बार्क ने कहा कि वह अगले 3 महीने तक 8 हफ्तों से लेकर 12 हफ्ते तक टेलीविजन चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग नहीं देगा ताकि रेटिंग के मौजूदा मानकों की समीक्षा की जा सके और उन्हें बेहतर बनाया जा सके। इसके तहत सभी अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय और बिजनेस चैनलों की रेटिंग 3 महीने तक नहीं की जाएगी। पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि कुछ टीवी चैनल पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाया करते हैं। इस मामले में रिपब्लिक टीवी पर गंभीर आरोप लगे हैं। 2 टीवी चैनलों के मालिकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और रिपब्लिक टीवी की जांच चल रही है। बहरहाल बार्क ने कहा है कि पूरे मामले की समीक्षा करने में 8 से 12 हफ्ते का समय लग सकता है। ये काम बार्क की टेक्निकल टीम की देखरेख में किया जाएगा। वहीं न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने बार्क के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इस अवधि का इस्तेमाल बार्क में महत्वपूर्ण सुधारों के लिए किया जा सकता है। तो जो घोटाला हुआ है, टीआरपी घोटाला, जिसमें रिपब्लिक टीवी के शामिल होने की बात सामने आई है, वो दरअसल उसके आने के बाद विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसियों में ये संदेह घर कर गया है कि जितनी भी टीआरपी रेटिंग आ रही हैं, जितने भी चैनल्स या प्रोग्राम की रेटिंग बताई जा रही है उसमें घपला हो सकता है। और घपला होने का मतलब है कि अपने विज्ञापन, अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन में जो पैसे वो खर्च कर रहे हैं वो गलत जगह जा रहे हैं। यानी जो सचमुच में लोकप्रिय चैनल हैं, जो सचमुच में लोकप्रिय प्रोग्राम हैं, वो इस घोटाले की वजह से पीछे रह रहे हैं और जो फर्जी प्रोग्राम हैं वो घोटाले की वजह से आगे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो पैसे उनके बर्बाद जा रहे हैं। तो उनका दबाव रहा होगा, उनका सुझाव रहा होगा, बार्क ने भी आत्ममंथन किया होगा कि इस घोटाले के बाद उसकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है और उसे समीक्षा करनी चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन उसके पास समीक्षा करने और सुधारने की बहुत गुंजाइश है नहीं। उसे केवल ये ध्यान रखना है कि जो 40-45 हजार पीपल्स मीटर उसने देश भर में लगा रखे हैं उनका दुरुपयोग ना हो, उनकी गोपनीयता बनी रहे, उनके बारे में लोगों को पता न चले, टीवी चैनल्स को, ताकि और जिसकी वजह से वो पता करके और फिर टीआरपी घोटाला करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहीं पर आकर टिकती है। बाकी टीआरपी के ना आने से फिलहाल तो चैनलों को थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। हो सकता है कंटेंट के मामले में भी उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा है थोड़ा कम होगी, लेकिन टीआरपी जब भी आएगी वो यही खेल करेगी। टीआरपी ने टीवी चैनलों के कंटेंट को बुरी तरह से बर्बाद किया है। ये टीआरपी रेटिंग दरअसल विज्ञापन दाताओं के लिए होती है। चैनलों को विज्ञापन दाताओं की इच्छा के अनुसार से कंटेंट बनाना पड़ता है, मार्केट के हिसाब से कंटेंट बनाना पड़ता है और इसीलिए वो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। तो टीआरपी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका अंत नहीं होने जा रहा है। अगर टीआरपी 6-8 हफ्ते और 12 हफ्ते के लिए रोक दी जाती है तो भी टीआरपी का कंटेंट पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे, जो कि हमें नहीं लगता कि बार्क उस दिशा में कुछ कार्रवाई करेगा, क्योंकि उस तरह की उसका चरित्र ही नहीं है। ये बार्क बना ही है विज्ञापन एजेंसियों, विज्ञापन दाताओं और जो चैनल के मालिक हैं उनसे मिलकर बना है और सबका मकसद एक ही है, मुनाफाखोरी, ज्यादा से ज्यादा कमाई करना। उसमें दर्शकों के हितों की कहीं कोई परवाह नहीं रहती है। और टीआरपी मापने के जो पैरामीटर्स हैं, जो क्राइटेरिया हैं, वो भी विज्ञापन दाताओं और जो कंपनियां हैं उनकी जरूरतों के हिसाब से तय किए गए हैं, ना कि दर्शकों की जरूरियात को ध्यान में रखकर। अगली खबर लेते हैं।
नफरत फैलाने वाली झूठी खबरों ने अब भारत की सेना को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। सेना में मुस्लिम रेजिमेंट का होने का एक सफेद झूठ फैलाया जा रहा है। इस झूठ से सेना को कितना नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व नौसेना प्रमुख सहित 120 पूर्व सेना अधिकारियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में भारतीय सेना के मुस्लिम रेजिमेंट के बारे में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। खत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर वर्ष 2013 से ही एक झूठ फैलाया जा रहा है कि 1965 की भारत पाकिस्तान जंग में भारतीय सेना की मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान से लड़ने से मना कर दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसी कोई रेजिमेंट भारतीय सेना में कभी थी ही नहीं। इसके बावजूद ये फेक न्यूज आज भी फैलाई जा रही है, यानी 2013 से 2020 पहुंच गए हैं, लेकिन इस फेक न्यूज को न तो सरकार ने, न सेना ने, न प्रशासन ने, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की और ये सिलसिला चला आ रहा है। और वो भी ऐसे समय में जब भारत का अपने दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और चीन से संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम रेजिमेंट का यह झूठ हमारे सशस्त्र बलों के मनोबल पर एक घातक हमला है। खत में राष्ट्रपति से फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी चेतावनी जारी करने के लिए अपील की गई है। खत में कहा गया कि इस तरह के फेक सोशल पोस्ट से लोगों के दिमाग में शक पैदा होता है। खत में कहा गया कि इस तरह के शक पैदा होता है, अगर मुसलमान सैनिकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है तो दूसरे मुसलमान भी उनसे अलग नहीं होंगे। खत के अनुसार इससे समुदायों के बीच विश्वास और नफरत बढ़ती है। बता दें कि इस झूठ को फैलाने वाले वे लोग हैं जो अधिकतर मुद्दों को हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखते हैं। मुस्लिम रेजिमेंट की इस झूठी सूचना को शेयर करने वाले अधिकतर वे लोग हैं जो दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी विचारों वाले हैं। जो भी इससे जुड़ी पोस्टों को शेयर कर रहे हैं उनकी भाषा भी एक ट्रोल वाले शख्स की लगती है। तो ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही संगीन किस्म का मसला है, संवेदनशील मसला है, क्योंकि हमारी फौज को बांट रहा है और फौज को नहीं पूरे हिंदुस्तान को भी बांट रहा है और इसके बहुत घातक परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी सरकार जो लोग निर्दोष हैं उनको पकड़ने में ज्यादा तत्परता दिखा रही है। उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर जेल में बंद करने की ज्यादा त्वरित कार्रवाई करती है उसके लिए, बल्कि बहुत सारे लोगों को भीमा कोरेगांव मामले में बंद कर भी रखा है। लेकिन ऐसे लोग जो इस तरह की झूठी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं उसको वो पकड़ती नहीं है, उनकी तहकीकात नहीं करती है, क्योंकि ये उसके लिए सुविधाजनक है इस तरह की खबरें, क्योंकि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। वो भी चाहती है कि चूंकि हिंदुस्तान को ही एक हिंदू राष्ट्र की शक्ल देना है तो सेना को भी हिंदुत्व के दायरे में ले आया जाए, हिंदुत्व के रंग में रंग दिया जाए, उसका भी भगवाकरण कर दिया जाए और उसमें जो काम करने वाले हैं, जो सैनिक हैं, जो अधिकारी हैं, उनके दिमागों में भी इसी तरह का जहर भर दिया जाए। तो ये पूरा सिलसिला ऊपर से चल रहा है तभी नीचे तक जा रहा है। ऊपर ने छूट दे रखी है, इसीलिए नीचे आबाद ढंग से ये काम हो रहा है। अगर सरकार चाहती, सेना के कमांडर हैं हमारे राष्ट्रपति, उनके नोटिस में ये बात ना आई हो, ये असंभव सी बात है। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री इस बारे में अगर अज्ञानता के शिकार है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, क्योंकि ये जो सेना पे सीमा पर तनाव बना हुआ है उसको देखते हुए अगर इस तरह से सेना में अलगाव के बीज बोए जा रहे हैं, साजिश की जा रही है और वो रोकने की कोशिश नहीं कर रही है, तो ये बहुत ही हद दर्जे की लापरवाही और आत्मघाती कदम है। तो सरकार की अगर मंशा है इस तरह की चीजों को फैलाने की तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसका अंत कहाँ जाकर होगा। लेकिन अगर मंशा नहीं है तो वो जागरूक नहीं है, ये भी बहुत कम खतरनाक बात नहीं है। इसलिए इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा को संदिग्ध बनाने की ये जो संघ पारिवारिक कोशिशें हैं वो अरसे से चल रही हैं। लेकिन ये तो हर हद को लांघने वाली है, ये देश की एकता अखंडता को चोट पहुंचाने वाली है और देश की रक्षा करने वाली सेना को भी बांटने की कोशिश करने वाली है। तो बहुत ही संगीन मामला है। अगली खबर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार
दुर्गा पूजा पर सियासत का रंग तो कई साल पहले से ही खुलने लगा था, लेकिन इस साल ये रंग कुछ ज्यादा ही चटक नजर आ रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूजा पर राजनीति होने लगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोजन समितियों को कई तरह की रियायतें तो दे ही दी हैं। पहले के फैसले से पलटते हुए उन्होंने पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी अनुमति दे दी है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गा पूजा की शुरुआत के दिन यानी षष्ठी पूजा के दिन 22 अक्टूबर को पूजा की बात के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। ध्यान रखिए, एक उत्सव के दिन, त्योहार के दिन, धार्मिक पर्व के दिन प्रधानमंत्री उसी नाम से अपना प्रचार शुरू करेंगे। इससे साफ है कि सत्ता के दोनों दावेदारों ने इस त्योहार का अपने सियासी लाभ के लिए भुलाने के लिए कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव से पहले हो रही इस दुर्गा पूजा में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोजन समितियों को कई तरह की रियायतें दी हैं। इनमें करीब 3700 आयोजन समितियों को 50,000 रुपए के आर्थिक अनुदान के अलावा बिजली में 50% छूट और फायर ब्रिगेड की सुविधा मुफ्त देने की घोषणा की है। इसके साथ ही इस साल नगर पालिका या ग्राम पंचायतें आयोजन समितियों से कोई टैक्स भी नहीं लेंगी। दूसरी ओर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा की बात के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश में है। ये अपने किस्म का पहला कार्यक्रम है। इससे साफ है कि बीजेपी पूजा के बहाने खासकर बंगला भाषियों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन बीजेपी ने टीएमसी पर पूजा को सियासी रंग में रंगने का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं टीएमसी ने इस उत्सव को अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बदल दिया है। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, चाहे टीएमसी करे चाहे बीजेपी करे। ये धर्म की राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति है, सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति है जो एक तरफ बीजेपी कर रही है, दूसरी तरफ टीएमसी भी दबाव में आकर उसी तरह के कदम उठा रही है। बीजेपी लगातार सांप्रदायिक मुद्दे उठा रही है, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पिछले 1-1.5 साल से उसने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिनसे एक पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व के नाम पर पोलराइजेशन हो और ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश उसमें की जाती रही है। तो जाहिर है कि ममता बनर्जी भी अब डिफेंसिव होकर उसी राजनीति पर आई हैं जिस पर बीजेपी चल रही है। तो ये दोनों पार्टियां अब धार्मिक मुद्दों को भुनाने के लिए सांप्रदायिक राजनीति पर उतारे आई हैं और जो मुख्य मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, विकास के मुद्दे, तरक्की के मुद्दे, वो अब पीछे हटते जा रहे हैं। तो जाहिर है कि ये पोलराइजेशन का खेल, भावनाओं का खेल, उन्माद का खेल, ये भावनाओं के दोहन का खेल, यही अब इस पश्चिम बंगाल की राजनीति का मुख्य बिंदु बनता जा रहा है। और ये बहुत खतरनाक साबित होगा पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि एजेंडा में अब दूसरी चीजें आ गई हैं। उनका अपना विकास नहीं है, अपने तरक्की के मामले में वो और पिछड़ते जाएंगे। पश्चिम बंगाल वैसे ही पिछड़ चुका है, अब और इस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल को विभाजित भी कर रही है। कानून व्यवस्था की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और अब ये राजनीति और भी ज्यादा स्थितियों को विकट बना रही है। अंतिम खबर लेते हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर तीखा हमला किया है। शिवसेना ने लिखा है कि कोश्यारी को तुरंत राज्यपाल पद से हटा देना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बीजेपी की तरफ प्रसव पीड़ा हो रही है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति को कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये भगत सिंह कोश्यारी ने भली भांति दिखा दिया है। श्रीमान कोश्यारी कभी संघ के प्रचारक या बीजेपी के नेता रहे होंगे, लेकिन आज वे महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य के राज्यपाल हैं। लगता है वे इस बात को अपनी सुविधा के लिए भूल गए हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता रोज सुबह सरकार की बदनामी करने की मुहिम छेड़ते हैं, ये समझा जा सकता है, लेकिन इस मुहिम का कीचड़ राज्यपाल अपने ऊपर क्यों डाल रहे हैं? बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुकी है, वो बड़ी पीड़ा है, लेकिन इससे हो रहे पेट दर्द पर राज्यपाल द्वारा हमेशा लेप लगाने में कोई मतलब नहीं है। शिवसेना ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजभवन की प्रतिष्ठा बरकरार रखना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को वापस बुला लेना चाहिए। बता दें कि राज्य में कोरोना संकट के दौरान मंदिरों को खोलने के लिए राज्यपाल ने सीएम ठाकरे को पत्र लिखा था। पत्र में ठाकरे पर तंज करते हुए
कोश्यारी ने कहा था कि आपको मंदिरों को बंद रखने के लिए कोई दैवीय संकेत मिल रहा है क्या, या आप अचानक सेकुलर हो गए, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया था। तो शिवसेना की ये मांग, भले ही वो एक राजनीतिक दल है, लेकिन अपने जगह बहुत दुरुस्त दिखती है, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का व्यवहार केवल इसी घटना में नहीं, पिछले 2-2.5 साल से लगातार इसी तरह का रहा है, आपत्तिजनक रहा है। राज्यपाल की जो सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, उसका बार बार उन्होंने उल्लंघन किया है। फडणवीस को तड़के शपथ जिस तरह से दिलाई, सत्ता पलट की कोशिश की, वो बहुत ही शर्मनाक था। ये जो जिस तरह से उन्होंने राज्यपाल होते हुए शिवसेना के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनको पत्र लिखकर सेकुलर होने पर सवाल खड़े किए, वो एक शर्मनाक घटना थी। तो एक के बाद एक भगत सिंह कोश्यारी कंगना रनौत से भी मिले, पायल घोष से भी मिले, और लगातार एक मोर्चा खोले हुए राज्य सरकार के खिलाफ, और बहुत ही घटिया किस्म का मोर्चा खोल रहे हुए। तो वो कहीं से भी डिजर्व नहीं करते हैं अब उस पद पर बने रहने के लिए। अब ये इस पद की गरिमा को बचाने के लिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को सोचना चाहिए कि भगत सिंह कोश्यारी को वहां से फौरन हटाएं, और किसी समझदार आदमियों को, हालांकि समझदार आदमियों की कमी है, बीजेपी के पास टैलेंट का बहुत टोटा है, लेकिन फिर भी कोई ढंग का आदमी ढूंढकर वहां गवर्नर बनाए। अंत में आज की अब कोरोना से ताज़ा तरीन जुड़ी जानकारी आपको दे दूं। भारत में कोरोना के 8,13,000 एक्टिव मामले सामने आए हैं, वो अब तक आ चुके हैं, और अनलॉक 5 शुरू हो चुका है। कई राज्यों में 7 महीने के बाद से आज सिनेमाघर खुले हैं। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3,84,00,000 के पार चली गई है, और यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। कई देशों ने फिर से लॉकडाउन और कर्फ्यू का रास्ता अख्तियार कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन दोस्तों ने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।